नेक्स्ट वाली में भी इम्पोर्टेंट ही होंगी, वैसे तो मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ें ही मैंने रखी हैं। तो संचार का अर्थ देखते हैं। सबसे पहले तो ये जान लेना ज़रूरी होता है कि संचार क्या होता है। तो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक, ठीक है, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक अर्थपूर्ण संदेश का संप्रेषण ही संचार कहलाता है। तो संचार क्या होता है, मतलब जो होती है ना भाषा के द्वारा या फिर संकेतों के द्वारा हम अपने विचारों का आदान प्रदान करते हैं, ठीक है, और वो भी अर्थपूर्ण संदेश का संप्रेषण कहलाता है। संचार की जो प्रक्रिया है वो गत्यात्मक होती है। गत्यात्मक का मतलब गतिशील, वो हमेशा गति में चलती रहती है, जटिल होती है ये प्रक्रिया, और वैज्ञानिक भी होती है। संचार एक रेखीय प्रक्रिया होता है, मतलब कि ये एक लाइन में ही चलता रहता है हमेशा संचार, ठीक है। चलते हैं आगे। संचार की प्रमुख कुछ परिभाषाएं उनको भी देख लेते हैं। जे पाल लीगन्स, इन्होंने परिभाषा दी है, इसको अभी दिसंबर में भी उसमें पूछा गया था, लास्ट ईयर भी। तो ये एक प्रक्रिया है जिसमें दो या दो से अधिक व्यक्ति एक ऐसे रूप में विचारों, तथ्यों, अनुभवों का विनिमय करते हैं जिसमें प्रत्येक व्यक्ति संदेश का सामान्य ज्ञान प्राप्त कर लेता है। एक बार में समझने में नहीं आए तो दो तीन बार पढ़ लेना। एक ऐसी प्रक्रिया बताई है लीगन्स ने जिसमें दो या दो से अधिक व्यक्ति एक ऐसे रूप में विचारों, तथ्यों, अनुभवों का विनिमय करते हैं जिसमें प्रत्येक व्यक्ति संदेश का सामान्य ज्ञान क्या कर लेता है, प्राप्त कर लेता है, ठीक है। जेपाल लीगन्स की परिभाषा है, इसको याद रख लेना। थियो हेमान, थियो हेमान क्या कहते हैं कि संचार वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा सूचना व संदेश एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक पहुंचे, ठीक है। थियो हेमान ने कहा है कि संचार ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा सूचना और संदेश, सूचना या संदेश एक ही बात होती है, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक पहुंचे। संचार मनुष्य की जानने व बताने की जिज्ञासा की पूर्ति करता है, ठीक है। संचार मनुष्य अगर कुछ किसी को बताना चाहता है या कुछ जानना चाहता है तो इस इच्छा की भी पूर्ति कौन करता है, संचार करता है। ये थियो हेमान का मानना है। संचार के मुख्य तत्व। संचार प्रक्रिया के सफलतापूर्वक संपन्न होने के लिए कुछ तत्वों का होना अनिवार्य है। जो महत्वपूर्ण तत्व हैं वो यहाँ पर दे रखे हैं। तो सबसे पहले तो स्रोत होता है कोई भी संचार भेजने का, स्रोत या प्रेषक। प्रेषक का मतलब होता है भेजने वाला, ठीक है। संदेश भेजने वाले को क्या कहते हैं, प्रेषक बोलते हैं। संकेतन यानी कि एनकोडिंग बोलते हैं इसको, भेजने वाले संदेशों को प्रयुक्त संकेत में रूपांतरित करना, ठीक है। जो भेजने वाले, जिन संदेशों को हम भेजने वाले हैं उनको प्रयुक्त संकेत में रूपांतरित करना, ठीक है, उनका थोड़ा बहुत विश्लेषण करना। और संदेश, इसके बाद हमारे पास होता है संदेश, यह अनिवार्य तत्व है किसी भी संचार के लिए। विचार, सूचना, मौखिक या लिखित संदेश। हमारे पास कुछ संदेश तो होना चाहिए, उसी को तो हम भेजेंगे, ठीक है। कुछ मौखिक हो सकता है, लिखित हो सकता है, जैसा भी हो हमारे पास संदेश होना चाहिए। माध्यम होना चाहिए भेजने का, साधन, साधन बोलते हैं माध्यम को, यानी कि हम किसके द्वारा संदेश भेजने वाले हैं, ईमेल के द्वारा, फोन के द्वारा, या फिर मौखिक ही बोलने वाले हैं, कुछ भी। कूटा अनुवाद जिसे कि डिकोडिंग बोलते हैं, संदेश को अर्थपूर्ण संदेशों में परिवर्तित करना, ठीक है। संदेश को क्या करना, अर्थपूर्ण संदेशों में परिवर्तित करना, ये डिकोडिंग कहलाता है। फिर इसके बाद होता है प्राप्तकर्ता यानी कि रिसीवर। संदेश प्राप्त करने वाले को क्या कहते हैं, प्राप्तकर्ता या रिसीवर कहा जाता है। प्रतिपुष्टि या फीडबैक किसे कहते हैं, फीडबैक क्या होती है, आपने आजकल तो ये मतलब शब्द इतना चलन में होता है, जैसे होता है ना कुछ ऐप वगैरह भी होते हैं, जैसे मान लीजिए अमेज़न वगैरह भी, कहीं अपने कभी कोई ऑर्डर वगैरह मंगाया होगा कुछ, तो वहाँ पे होता है ना कि आप फीडबैक दीजिए, है ना। मतलब ऐसे मैसेज आते रहते हैं कि गिव योर फीडबैक, तो ऐसे मतलब अपनी कोई प्रतिपुष्टि दीजिए या फीडबैक दीजिए। जैसे ये अंतिम चरण होता है किसी भी संदेश का। इसमें प्रतिपुष्टि संचार को बेहतर बनाने में सहायक होती है। मतलब संचार को बेहतर बनाने में सहायक इसलिए होती है, मान लीजिए जैसे कि अभी मैंने एग्जांपल दिया, आपने अमेज़न से कोई सामान लिया और आपको वो सामान कैसा लगा, ठीक है, आपको वो सामान मिल गया, आपको वो कैसा लगा सामान, मतलब अच्छा है, बुरा है, उसकी क्वालिटी कैसी है, अच्छी तरह से पैक होके आया है, नहीं आया है, मतलब उसकी फीडबैक आपको, मतलब वो मांगते हैं कि आप मैसेज करके हमें रिव्यू दीजिए, जिनको रिव्यू बोलते हैं, रिव्यू देखते हैं ना सारे लोग, नीचे रिव्यू देखते हैं, फिर उससे समझ में आ जाता है कि ये जो जो भी सामान हम मंगाने जा रहे हैं वो किस तरीके का है, उसमें कुछ कमी तो नहीं है, ठीक है। तो ये वही फीडबैक ही होता है।
हम उनको अगर ये बोल देते हैं कि हाँ भाई ये अच्छा नहीं है, तो हो सकता है वो उसमें सुधार करें या दूसरे लोग उसमें फंसे ही नहीं, या फिर उसको अच्छा बता दें तो बाकी लोगों का भी भला हो जाए, है ना। और जो बनाने वाला है कंपनी या फिर जो भी भेजने वाला है कोई भी हो, उसको संतुष्टि मिल जाती है कि हाँ हमारा सामान सबको अच्छा लगा है, ठीक है। तो जो भी सामान थिंग वगैरह पुस्तक वो कोई भी चीज़ है आप मंगाते होंगे, ठीक है। तो प्रतिपुष्टि संचार को बेहतर बनाने में सहायक होती है, इसको समझ लेना। शोर शोर होता है ये संचार में उत्पन्न बाधा होता है जो कि प्राप्तकर्ता द्वारा संदेश प्राप्त करने में हस्तक्षेप करती है, ठीक है। एक ऐसी कोई बाधा बाधा उत्पन्न हो जाना जो कि रिसीवर को संदेश प्राप्त करने में क्या करती है, बाधा डालती है, उसको शोर बोलते हैं। तो संचार की प्रकृति कैसी होती है वो देख लेते हैं एक बार। मानवीय समाज के संचालन की, ये जो ऊपर अभी हमने स्रोत पढ़े हैं ना, मतलब तत्व जो पढ़े हैं संचार के, उनको तो आप बिल्कुल अच्छे से एक एक को क्रम से लगाना, या फिर मतलब कौन से का क्या अर्थ है, हिंदी और इंग्लिश दोनों बहुत अच्छे से याद कर लेना। बिल्कुल आपके दिमाग में ना वो अच्छे से फिट होने जाने चाहिए। मैं उसका एक सोर्स भी डाल दूंगी, है ना, उसको भी आप देख लेना बार बार, तो समझ में आ जाएगा, क्योंकि वहां से क्वेश्चन 100% पूछा जाना है। मानवीय समाज के संचालन की समस्त प्रक्रिया संचार पर ही आधारित होती है। बिल्कुल, अगर कोई देखो मान लो बोले ही नहीं, कोई एक दूसरे से संचार करे ही नहीं, है ना, हमारे बीच में संप्रेषण की प्रक्रिया ही ना हो तो क्या हो जाएगा, सोच के देख सकते हैं आप, मतलब कल्पना करके देखिए क्या होगा, ठीक है। तो इसी से हमारे व्यक्तित्व का विकास होता है। संचार एक साधारण प्रक्रिया होती है जिसके द्वारा निर्धारित लक्ष्यों की प्राप्ति के प्रयास किए जाते हैं। मतलब एक ऐसी साधारण सी प्रक्रिया है जिसके द्वारा निर्धारित लक्ष्यों की प्राप्ति के प्रयास किए जाते हैं। संचार की प्रकृति कुछ यहाँ पर रूप दे रखे हैं। तो संचार में कला एवं विज्ञान दोनों के तत्व पाए जाते हैं, ठीक है। संचार एक मानवीय प्रक्रिया होती है जो सामाजिक संबंधों को स्थापित करती है। वर्तमान परिवेश में आधुनिक समय के संचार माध्यमों का प्रयोग किया जाता है, जैसे कि ईमेल, वीडियो कॉन्फ्रेंस, फैक्स, मोबाइल, ये सारी चीज़ों का, ठीक है। संचार मौखिक, लिखित तथा सांकेतिक होने के साथ साथ एक मार्गी अथवा द्विमार्गी भी हो सकता है। ये भी ध्यान रखना है, ये मौखिक, लिखित और सांकेतिक तो होता ही है, बल्कि एक मार्गी या द्विमार्गी भी हो सकता है। संचार तथा संप्रेषण में प्रतिभागियों का चयन, सानिध्य, उपयोगिता और अकेलापन कारकों द्वारा प्रभावित होता है। सॉरी, संचार तथा संप्रेषण जो होता है उसमें प्रतिभागियों का चयन, सानिध्य, उपयोगिता और उनका अकेलापन, इन कारकों के द्वारा क्या होता है, संचार प्रभावित होता है। संचार एक प्रबंधकीय कार्य होता है, मतलब एक मैनेजमेंट वाला कार्य होता है, ठीक है। संचार की प्रक्रिया में प्रेषक द्वारा भेजा गया संदेश अर्थपूर्ण संदेश में परिवर्तित होकर प्राप्तकर्ता तक पहुंचता है, ठीक है। तो ये आप समझ लेना संचार की प्रकृति कैसी होती है। संचार के 4 एस, यहाँ पर संचार में 4 एस होते हैं जो कि इम्पोर्टेंट हैं। इनका अर्थ यहाँ पर देख लेते हैं। संक्षिप्तता, एक एस का मतलब होता है संक्षिप्त, यानी कि शॉर्टनेस। संक्षिप्तता का मतलब है जो संदेश हम भेजने वाले हैं जितना ज़्यादा हो सके उसे कम से कम शब्दों में लिखना चाहिए या कम से कम शब्दों में बोलना चाहिए, ठीक है। वो ही ज़्यादा प्रभावशाली होता है। आप मतलब एक किसी को कोई बात कहना चाह रहे हैं और उसको आप 2-4 पेजों में बढ़ा चढ़ा करके बोल दें, तो उससे क्या हो जाएगा, जो संदेश है ना, जो मेन संदेश का जो माध्यम है, जो उसका जो उस तक पहुंचना चाहिए वो वाली बात तो पहुंचेगी नहीं, और पता नहीं क्या क्या चीज़ें वहां पर पहुंच जाएंगी, ठीक है। तो संक्षिप्तता होनी चाहिए, साधारण यानी कि सिंपलिसिटी होनी चाहिए एकदम। संचार जो होता है, जो भी संदेश है उसको सिंपल ही होना चाहिए, बहुत ज़्यादा जटिल नहीं होना चाहिए। शक्ति, स्ट्रेंथ, यानी कि वो शक्तिशाली होना चाहिए। कोई भी संदेश है जो हम भेजना चाह रहे हैं वो शक्तिशाली होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप कुछ भी कभी भी, मतलब पावरफुल होना चाहिए संदेश जो भी आप भेज रहे हो, ठीक है। तो ये जरूरी होता है इसके लिए। और आगे देखते हैं। सजगता, सिंसियरिटी, सिंसियरिटी क्या होती है, सिंसियरिटी जिसको बोलते हैं, ये मतलब प्रेषक द्वारा ना उसे ये पता होना चाहिए कि जो वो संदेश भेज रहा है, ठीक है, उसके द्वारा जो भेजा गया संदेश है वो सूचना के प्रति वो कितना सजग है, ठीक है। तो सजगता होनी चाहिए, वो कितना सजग है खुद भी उस संदेश के प्रति, तो ये जरूरी होता है, ठीक है। 4 एस जरूर याद रख लेना, क्रम से याद रख लेना इनको, ये पूछे जा सकते हैं।
संचार के 7 सी, संचार में 7 सी होते हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इनको भी देख लेते हैं। विश्वसनीयता यानी कि क्रेडिबिलिटी। क्रेडिबिलिटी क्या होती है? जब तक प्रेषक द्वारा संचारित संदेश या सूचना का स्रोत विश्वसनीय नहीं होगा, तब तक संचार विश्वसनीय नहीं हो सकता। ठीक है, जब तक प्रेषक के द्वारा संचारित जो संदेश है उसका स्रोत विश्वसनीय नहीं होगा। मान लीजिए हम जैसे होता है ना, जैसे मैं आपको बिल्कुल सिंपल ही समझाती हूँ कि मतलब हम किसी को कोई संदेश दे रहे हैं, मैं मान लीजिए मैं किसी से कोई बात बोल रही हूँ और मुझे खुद ही उसके बारे में पता नहीं है कि ये बात कितनी सच्ची है और कितनी झूठी है। ऐसे होता है ना, मतलब मैं वैसे कहना नहीं चाहूँगी, लेकिन होते हैं ना, जैसे सब बोलते हैं, पता नहीं ऐसा होता है कि नहीं होता है, लेकिन जैसे कहते हैं कि हाँ, औरतों को कोई बात बता दो तो उनके पेट में बात रुकती नहीं है। वैसे शायद ऐसा हो भी सकता है, मुझे भी लगता है मेरे भी पेट में नहीं रुकती, है ना? तो लेकिन ऐसा नहीं है, बहुत सी बातें हैं जो नहीं बोलनी चाहिए, उनको हम रोकते भी हैं, ज़बरदस्ती रोकना पड़ता है। तो ऐसा होता है, मतलब विश्वसनीय, लेकिन बातें विश्वसनीय होनी चाहिए। ऐसा नहीं है बस उससे मुझे कुछ पता चला और मैंने दूसरे को बता दिया, ठीक है? और हो सकता है जो जिसने जहाँ से मुझे वो स्रोत मिला है, जो स्रोत है उस बात का, वो ही गलत बोल रहा हो, उसने ही कुछ उसमें बढ़ा चढ़ा कर बोल दिया और 2-3 बातें मैंने भी बढ़ा चढ़ा करके बोल दी, तो वो चीज़, जो संदेश है ना, वो जिस आदमी तक पहुँचना चाहिए उस तक पहुँचते-पहुँचते बिल्कुल एकदम बढ़िया वाला हो जाएगा, मतलब वो उसकी जो मेन जो चीज़ है ना, वो वहाँ तक पहुँच ही नहीं पाएगी। तो मतलब संदेश में हमेशा विश्वसनीयता होनी चाहिए। मुझे इस बात से थोड़ा-सा अभी 1-2 दिन पहले की बात है, तो उस चीज़ से कुछ थोड़ा-सा कुछ याद आ गया। तो विश्वसनीय होना चाहिए, ऐसा नहीं है बस हमने कहीं से भी कुछ भी बात उठाई और उसको दूसरे को बता दिया। उसके बारे में पहले अच्छे से खुद जाँच-पड़ताल कर लेनी चाहिए कि वो सही है या नहीं है। और दूसरा होता है संदर्भ यानी कि कॉन्टेक्स्ट। इसमें क्या होता है? संचार वर्तमान परिस्थितियों से अंतर संबंधी होना चाहिए। ठीक है, जो संचार है वो अंतर संबंधित होना चाहिए जो भी वर्तमान परिस्थिति है उससे। और नेक्स्ट देखते हैं विषय वस्तु, यानी कि विषय वस्तु होनी चाहिए। कंटेंट कैसा होना चाहिए संदेश का? विषय वस्तु की संपूर्ण जानकारी प्रेषक और प्राप्तकर्ता के पास उपलब्ध होनी चाहिए। ठीक है, विषय वस्तु की संपूर्ण जानकारी प्रेषक यानी कि जो भेजने वाला है और जो रिसीवर है, उन दोनों के पास उसकी जानकारी होनी चाहिए। स्पष्टता यानी कि क्लैरिटी होनी चाहिए। संदेश की भाषा सरल एवं स्पष्ट होनी चाहिए ताकि समझने में आसानी हो सके। इसके बाद निरंतरता एवं संगतता, इन 7 सी को आप लिख लेना। कंटिन्यूटी एंड कंसिस्टेंसी, संचार कभी भी समाप्त ना होने वाली प्रक्रिया है। ठीक है, ना को याद रख लेना, कभी भी समाप्त ना होने वाली प्रक्रिया है। संदेश को श्रोता तक पहुंचाने के लिए उसे लगातार दोहराना पड़ता है। ठीक है, उसमें निरंतरता बनी रहती है, मतलब पुनरावृत्ति करनी पड़ती है एक एक संदेश की कई कई बार। तो उसके लिए उसमें संगतता होनी चाहिए और कंटिन्यूटी होनी चाहिए। माध्यम यानी कि चैनल, केवल उन्हीं माध्यमों का प्रयोग होना चाहिए जिन्हें प्रेषक एवं प्राप्तकर्ता उचित समझे। एक मिनट, ये भाई प्रेषर नहीं है, ये प्रेषक है, सॉरी भाई, ये प्रेशर नहीं है ना। और प्रेशर आपको लेना भी नहीं है पढ़ाई का, बिल्कुल इजीली पढ़े। अगर आप दिसंबर की तैयारी कर रहे हैं, यूजीसी नेट देना चाहते हैं, तो आप 100% अपने आप पर विश्वास करके पढ़ें। आप पता नहीं कहाँ, जहाँ से भी आप पढ़ना चाहते हैं वहाँ से पढ़ें, कोई बात नहीं है। अगर मेरी बात समझ में आती है तो अच्छी बात है, नहीं आती जहाँ से भी आप पढ़ें, आप बिल्कुल अपने आप पर विश्वास करके पढ़ें। और जहाँ से पढ़ रहे हैं ना, एक ही चैनल से पढ़ें, एक ही माध्यम से पढ़ें। अगर आप सेल्फ स्टडी पर ज़्यादा भरोसा करते हैं या फिर आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आती है, तो आप सेल्फ स्टडी ज़्यादा करें। हाँ, हो सकता है कुछ वीडियोज़ कुछ क्लासेस आप ऑनलाइन ले सकते हैं, क्योंकि उससे चीज़ें ज़्यादा अच्छे से समझ में आती हैं, बेटर समझ में आती हैं। यही चीज़ें अगर आप किताब में पढ़ोगे ना, तो आपको 2-4 बार पढ़नी पड़ेंगी, जब जाके आपको समझ में आएँगी। तो ये समझ लेना, ठीक है? और कोई भी प्रेशर नहीं लेना है, ठीक है? और प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा, अगर आपको मेरा मतलब ये समझ में आता है, क्लास अच्छी लगती हैं, तो प्लीज़ लाइक कर दिया करो, शेयर कर दिया करो। अगर एक-एक, 2-2 बच्चों के भी आप प्रतिदिन शेयर करोगे, तो एक अच्छा, मतलब हमारा जो फैमिली है वो बढ़ जाएगी, ठीक है? और मुझे भी खुशी होगी, बाकी आपका भी भला होगा ही। और श्रोताओं की क्षमता यानी कि कैपेबिलिटी ऑफ ऑडियंस, संदेश को प्रेषित करने से पहले ही श्रोताओं की क्षमता का आकलन कर लेना चाहिए और उसी के अनुरूप हमें अपने संदेश को प्रेषित करना चाहिए। ठीक है, तो कैपेबिलिटी ऑफ ऑडियंस ये भी ध्यान रख लेना। तो यहाँ पर आज हमारी ये क्लास आज यहीं पर समाप्त होगी।
और प्लीज़ आपको याद दिला देती हूँ, नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, ठीक है। आपसे हाथ जोड़ करके रिक्वेस्ट है कि ज़्यादा से ज़्यादा आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। धन्यवाद। छिपा हुआ है इसी में होता है। अगर बच्चों का भला हो रहा है तो समझ लीजिए जो हमारी शिक्षा है, जो हमारी शिक्षा मतलब शिक्षक की जो भी टेक्निक है या सारी चीज़ें हैं, उनकी जो मेहनत है वो सफल हो जाती है। कक्षा की स्थिति में संप्रेषित शब्दों में शक्ति, संरचना और परंपरा होनी चाहिए, ठीक है। शिक्षक कक्षा में लोकतांत्रिक मूल्यों को स्थापित करें। लोकतांत्रिक मूल्यों को स्थापित करना चाहिए। लोकतांत्रिक मूल्य आप समझते होंगे, जो हमारे जो लोकतंत्र के लिए ज़रूरी है, मतलब किसी का दिल नहीं दुखाना चाहिए या फिर हमें हमेशा हर किसी की भलाई करनी चाहिए। ये सारी चीज़ें, इन मूल्यों को, जो हमारे मौलिक अधिकार होते हैं जैसे मूल कर्तव्य, उन सबका भी स्थापित करना चाहिए कक्षा में। शिक्षक व विद्यार्थियों के मध्य संचार प्राय उपयोगितावादी होता है। शिक्षक का कक्षा में एनकोडर्स की भूमिका में रहते हैं। जो शिक्षक होते हैं वो कक्षा में एनकोडर्स की भूमिका में रहते हैं, जबकि जो विद्यार्थी हैं वो डिकोडर्स की भूमिका में रहते हैं, ठीक है। एनकोडर्स यानी कि जो प्रेषित करता है किसी चीज़ को और उसको सारी मतलब विश्लेषण करने के बाद उसको क्या करता है, बच्चों तक पहुंचाता है किसी भी इंफॉर्मेशन को, ठीक है। और बच्चे क्या होते हैं, उसको प्राप्त करने के बाद उसका अर्थ समझते हैं, तो ये डिकोडर्स हो गया। शिक्षक का कक्षा में संचार एजुटेनमेंट सिद्धांत पर आधारित होना चाहिए। कक्षा संचार विद्यार्थी केंद्रित होना चाहिए। आजकल का जो मनोविज्ञान है आज का, वो यही कहता है कि जो पढ़ाई है वो विद्यार्थी केंद्रित होनी चाहिए, ना कि शिक्षक केंद्रित। कक्षा में विद्यार्थियों को संबोधित करते समय अध्यापक वाक स्वराघात परिवर्तन को भी ध्यान में रखते हैं। वाक स्वराघात यानी कि वाक वाणी को बोलते हैं, अपनी वाणी को कब उन्हें मतलब जोर से बोल रहा है, कब धीरे बोल रहा है, इन सारी चीज़ों का भी ध्यान रखा जाता है क्लास के अंदर। तो आगे हम पढ़ते हैं कुछ यहाँ पर जो एजेंसीज़ वगैरह हैं जो उनके बारे में पढ़ते हैं, ये भी इम्पोर्टेंट है और यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। यह भारत सरकार की एक शाखा है जो सूचना प्रसारण, प्रेस और फिल्मों से संबंधित नियमों और कानूनों के निर्माण और प्रशासन का शीर्ष निकाय है, ठीक है। ये भारत सरकार की वह शाखा है जो सूचना प्रसारण, प्रेस और फिल्मों से संबंधित, ठीक है, सूचना प्रसारण, प्रेस और फिल्मों से संबंधित नियमों और कानूनों को बनाती है, ठीक है। उसके लिए शीर्ष निकाय है सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय। अब इनसे ये पूछिए कि सूचना प्रसारण मंत्रालय का अगर ये काम है, उसको ये नियम और कानून बनाने हैं, तो क्या आजकल के नियमों पर जो ये फिल्में बन रही हैं, जो इतनी अश्लीलता इनमें सब चीज़ों में दिखाई जा रही है, कभी भी आप चाहे न्यूज़ ही क्यों ना देखने बैठ जाओ, न्यूज़ में भी आपको ऐड भी अगर ऐसे आएंगे, उनको बच्चा देख ही नहीं सकता, बड़ा देख ही नहीं सकता पास में बैठकर किसी के भी, है ना। तो वो मतलब ये कानून और नियम बन रहे हैं सरकार के, या फिर ये जो भी मंत्रालय वगैरह बने हुए बैठे हैं, ठीक है। तो यह प्रसार भारती के लिए भी उत्तरदायी, लेकिन अभी हमें इन बारे में नहीं सोचना, पढ़ाई पे ध्यान देना है आपको। तो पढ़ लीजिए, पहले अपना पेपर क्वालिफाई कीजिए और उच्च पदों पर जा कर के कुछ सुधार कीजिए देश का। तो ये प्रसार भारती के लिए भी उत्तरदायी है। सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय रेडियो, टेलीविज़न, फिल्म, प्रकाशन, विज्ञापन जैसे जनसंचार के साधन और संचार के पारंपरिक तरीकों जैसे नाटक, संगीत और नृत्य आदि के माध्यम से लोगों को सूचना उपलब्ध कराने में प्रभावी भूमिका निभाता है, ठीक है। तो जो सूचना और प्रसारण मंत्रालय है, इसके बारे में और अच्छे से पढ़ लेना, इसका क्या क्या काम है। प्रसार भारती 23 नवंबर 1997 को प्रसार भारती का गठन किया गया था। इसके दो मुख्य घटक हैं, आकाशवाणी और दूरदर्शन, ठीक है। प्रसार भारती के दो मुख्य घटक हैं, आकाशवाणी एवं दूरदर्शन। डायरेक्ट टू होम बोलते हैं, डीटीएच, आपने सुना होगा डीटीएच का नाम। इस सेवा का प्रारंभ प्रसार भारती के द्वारा 2004 में शुरू किया गया था, ठीक है, 2004 में शुरू किया गया था, ये ध्यान रख लेना। इसके उद्देश्य क्या हैं, प्रसार भारती के उद्देश्यों की बात हो रही है यहाँ पर। रेडियो और दूरदर्शन पर संतुलित प्रसारण का विकास सुनिश्चित करके लोगों को सूचना देना, शिक्षित करना व उनका मनोरंजन करना, ठीक है, ये प्रसार भारती का उद्देश्य है। देश की एकता, अखंडता और संविधान द्वारा स्थापित मूल्यों को बनाए रखना, विभिन्न संस्कृतियों, खेलों और युवा मामलों पर पूरा ध्यान देना, ठीक है। विभिन्न संस्कृतियों, खेलों और युवा मामलों पर भी ध्यान देना किसका काम है, तो ये प्रसार भारती का काम है, जो कि रेडियो और टेलीविज़न के द्वारा
उसके माध्यम से करती है। आगे हमारा प्रसारण तकनीक की सुविधाओं के विकास, विस्तार और शोध को बढ़ावा देना, सामाजिक न्याय को बढ़ावा देना और कमजोरों, अल्पसंख्यकों तथा आदिवासी समुदायों के अधिकारों की रक्षा करना, ये सारे काम किसके हैं? तो प्रसार भारती के उद्देश्य हैं। पढ़ लेना एक बार और अच्छे से। प्रसार भारती बोर्ड, प्रसार भारती बोर्ड में एक अध्यक्ष होता है, ठीक है, एक अध्यक्ष होता है, एक सीईओ, ठीक है, सीईओ को बोलते हैं कार्यकारी सदस्य, एक वित्त सदस्य होता है और एक कार्मिक सदस्य। इसके अलावा 6 अंशकालिक सदस्य होते हैं। सूचना और प्रसारण मंत्रालय का एक प्रतिनिधि होता है और आकाशवाणी एवं दूरदर्शन के महानिदेशक पदेन सदस्यों के रूप में शामिल होते हैं, ठीक है। तो जो प्रसार भारती बोर्ड है इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ लेना। इसमें कौन कौन होते हैं? तो एक अध्यक्ष होता है, एक कार्यकारी सदस्य होता है, एक वित्त सदस्य होता है और एक कार्मिक सदस्य होता है। 4 सदस्य तो ये हो गई। इसके अलावा 6 अंशकालिक सदस्य होते हैं, ठीक है। सूचना और प्रसारण मंत्रालय का एक प्रतिनिधि होता है। आकाशवाणी और दूरदर्शन के महानिदेशक होते हैं जो कि पदेन सदस्यों के रूप में शामिल होते हैं। प्रसार भारती बोर्ड का जो अध्यक्ष होता है उसका एक अंशकालिक सदस्य होता है, ठीक है, जिसका कार्यकाल 3 वर्ष या 70 वर्ष जो भी पहले हो जाता है। अगर उसको 3 वर्ष हो गए नौकरी करते हुए तो उसको रिटायर कर दिया जाएगा, या फिर 70 साल पहले हो गए तो, ठीक है। कार्यकारी सदस्य पूर्णकालिक सदस्य होता है, जो सीईओ होता है वो कार्यकारी सदस्य है। ये पूर्णकालिक सदस्य होता है जिसका कार्यकाल 5 वर्ष, या तो 5 वर्ष हो जाएं या फिर 65 वर्ष की आयु तक का होता है। तो ये प्रसार भारती बोर्ड है। इसके अलावा हम आकाशवाणी के बारे में पढ़ लेते हैं, ठीक है, जो इम्पोर्टेंट है उनको ज़रूर देखेंगे। आकाशवाणी में क्या होता है? जून 1923 में मुंबई के एक रेडियो क्लब द्वारा पहला कार्यक्रम प्रसारित किया गया था। आकाशवाणी के द्वारा जून 1923 में मुंबई के एक रेडियो क्लब द्वारा पहला कार्यक्रम प्रसारित किया गया था। 23 जुलाई 1927 को मुंबई और कोलकाता में निजी स्वामित्व वाले 2 ट्रांसमीटरों से प्रसारण सेवा शुरू हुई। 1930 में इस कंपनी के दिवालिया होने पर प्रसारण नियंत्रक विभाग के अंतर्गत भारतीय राजकीय प्रसारण सेवा का गठन किया गया, ठीक है। ध्यान से इसको पढ़ लेना। ये क्या कह रहा है कि जून 1923 में मुंबई के एक रेडियो क्लब के द्वारा पहला कार्यक्रम प्रसारित किया गया था। 23 जुलाई 1927 को मुंबई और कोलकाता में निजी स्वामित्व वाले 2 ट्रांसमीटरों से प्रसारण सेवा शुरू हुई। 1930 में इस कंपनी के दिवालिया होने पर प्रसारण नियंत्रक विभाग के अंतर्गत भारतीय राजकीय प्रसारण सेवा का गठन कर दिया गया। 1936 में भारतीय प्रसारण सेवा का नाम बदलकर ऑल इंडिया रेडियो यानी कि एयर रख दिया गया, ठीक है। और 1956 में ऑल इंडिया रेडियो को आकाशवाणी नाम दे दिया गया। 1956 में आकाशवाणी नाम पड़ा था, ये ध्यान रखना। ऑल इंडिया रेडियो का ध्येय वाक्य बहुजन हिताय बहुजन सुखाय है, ये भी ध्यान रख लेना। जो ऑल इंडिया रेडियो है इसका ध्येय वाक्य क्या है? बहुजन हिताय बहुजन सुखाय। 26 जनवरी 2016 से ऑल इंडिया रेडियो के द्वारा 24 घंटे का एक ऐसा चैनल शुरू किया गया है जो पूर्ण रूप से संगीत को, यानी कि शास्त्रीय संगीत को खास तौर से ही समर्पित है, जिसका नाम रागम है। क्या नाम है? रागम नाम का एक चैनल शुरू किया है आकाशवाणी के द्वारा। 26 जनवरी 2016 को ये शुरू किया गया था, ठीक है। ऑल इंडिया रेडियो द्वारा FM रेनबो चैनल शुरू किया गया था 1 फरवरी 1993 को, ठीक है, ये भी ध्यान रख लेना है। FM रेनबो शुरू किया गया था। प्रसारण की भाषाएं हिंदी, अंग्रेजी और क्षेत्रीय भाषाएं हैं। यह एक आधुनिक रेडियो चैनल है जिसे आकाशवाणी द्वारा युवाओं पर फोकस रखते हुए चालू किया गया है, ठीक है। एक आधुनिक रेडियो चैनल है जो FM रेनबो चैनल है। ये कैसा है? तो ये आधुनिक रेडियो चैनल है जिसे आकाशवाणी के द्वारा युवाओं पर फोकस करते हुए चालू किया गया है, ठीक है। ये दोनों चैनल याद रख लेना। आगे पढ़ते हैं दूरदर्शन के बारे में, जिसको आप टीवी बोलते हो, दूरदर्शन। 15 सितंबर 1959 को दूरदर्शन प्रसारण की शुरुआत दिल्ली में शैक्षिक विकास पर आधारित कार्यक्रमों के प्रायोगिक तौर पर हुई थी, ठीक है। 15 सितंबर 1959 को दूरदर्शन प्रसारण की शुरुआत हुई थी दिल्ली से, और वो भी शैक्षिक विकास के पर आधारित, ठीक है। वर्ष 1965 में दूरदर्शन पर ऑल इंडिया रेडियो के एक अंग के रूप में
नियमित दैनिक प्रसारण की शुरुआत हुई थी और हाल ही में समाचार बुलेटिन की शुरुआत की गई तथा प्रतिमा पुरी उसकी पहली न्यूज़ रीडर बनी है। ठीक है, ये 2023 में शायद कर दी गई थी समाचार बुलेटिन की शुरुआत, और प्रतिमा पुरी इसकी पहली न्यूज़ रीडर भी बनी है, ये भी ध्यान रख लेना। नेक्स्ट चलते हैं समाचार एजेंसियाँ। इन एजेंसियों को पढ़ लेते हैं थोड़ा सा। सबसे पहले नाम आता है प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया यानी कि पीटीआई। ठीक है, पीटीआई इसको बोलते हैं, प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया। 27 अगस्त 1947 को, ठीक है, 15 अगस्त के 12 दिन बाद ही क्या होता है, इसको रजिस्टर किया जाता है और 1 फरवरी 1949 को इसने अपना कार्य करना शुरू कर दिया। यह भारत की सबसे बड़ी न्यूज एजेंसी है। इसका मुख्यालय कहाँ पर है, तो हमारी राजधानी में है। ठीक है, प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया का मुख्यालय कहाँ पर है, दिल्ली के अंदर है, ये भी ध्यान रखना। यह अपने इनसेट उपग्रह पर एक ट्रांसपोंडर के जरिए समाचार सीधे ग्राहक तक पहुंचाती है और इंटरनेट के माध्यम से अपने ग्राहकों से जुड़ी हुई है। जो प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया है ये एक इनसेट उपग्रह पर एक ट्रांसपोंडर के जरिए समाचार सीधे ग्राहक तक पहुंचाती है और इंटरनेट के माध्यम से अपने ग्राहकों से जुड़ी हुई है। ये जो समाचार एजेंसी है पीटीआई, एशिया के समाचार को पहला स्थान देती है। एशिया प्रशांत क्षेत्र की 12 समाचार एजेंसियों ने एक सहकारी व्यवस्था बनाई है जिसका नाम क्या है, एशिया नेट है। पीटीआई इस संस्था में सहभागी अंग है, ये ध्यान रख लेना। जो पीटीआई है वो एशिया की जो 12 बड़ी समाचार एजेंसियां हैं उनमें इसका भी नाम है। ठीक है, पीटीआई ने भारत में समाचार सेवा प्रदान करने के लिए 100 से अधिक देशी एवं विदेशी समाचार एजेंसियों के साथ करार किया है। एशियाई देशों में आर्थिक विकास और व्यापारिक अवसरों के बारे में ऑनलाइन डाटा बैंक के लिए सूचना एकत्रित करने के लिए पीटीआई और 5 अन्य एशियाई मीडिया संगठनों ने सिंगापुर में एशिया पल्स इंटरनेशनल नाम की एक कंपनी स्थापित की है। ठीक है, एशिया पल्स इंटरनेशनल नाम की एक कंपनी किसने स्थापित की है, तो ये पीटीआई ने 5 अन्य एशियाई संगठनों के साथ में मिलकर के की है। यूनाइटेड न्यूज़ ऑफ इंडिया, यूनाइटेड न्यूज़ ऑफ इंडिया, इसको पढ़ने से पहले मैं आपसे एक बार फिर बता देती हूँ, प्लीज़ याद दिला देती हूँ आपको। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इतना अच्छा कंटेंट पाने के लिए, इतनी मेहनत को सपोर्ट करने के लिए कम से कम आपको एक सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना चाहिए। और अगर क्लास पसंद आती है, इतनी मेहनत आपको अच्छी लगती है तो प्लीज़ सब लाइक भी कर दिया करो, अच्छा लगता है, और शेयर भी कर दिया करो। ठीक है, शेयर आप अगर एक एक दो दो बच्चों को भी आप शेयर करेंगे तो हमारी ये जो फैमिली है वो बढ़ जाएगी। यूनाइटेड न्यूज़ ऑफ इंडिया के बारे में पढ़ लेते हैं। ये भारत में कार्यरत एक संवाद समिति है। देखो, जो ऑनलाइन मोड है ना, ऑनलाइन जो आज की शिक्षा है, इसमें बच्चों की सहभागिता उनके लाइक सब्सक्राइब से ही दिखती है। ठीक है, और आप जानते हैं प्रभावी शिक्षक के लिए होने के लिए, प्रभावी शिक्षा के लिए टीचर और बच्चों के बीच में मतलब उनका सहयोग ज़रूरी होता है। तो आप मेरा इसी तरह से सहयोग कर सकते हैं अगर करना चाहते हैं तो, और नहीं करना चाहते हैं तो बहुत और भी अच्छी बात है। मैं ये सब कुछ मतलब छोड़ छाड़ के बंद कर दूँगी, फिर इतनी मेहनत क्यों करनी। और अगर आप चाहते हैं कि ये क्लासेस आपको इसी तरह से आगे मिलती रहें और इसी तरह से आप मतलब आपको अच्छे से आपकी तैयारी हो जाए तो आपको ज़रूर सपोर्ट करना चाहिए। तो ये भारत में कार्यरत एक संवाद समिति है। यूएनआई का गठन कंपनी एक्ट 1956 के अंतर्गत दिसंबर 1959 में हुआ था। ठीक है, यूनाइटेड न्यूज़ ऑफ इंडिया ये एक संवाद समिति है, भारत में कार्य कर रही है। यूएनआई का गठन हुआ था कंपनी एक्ट 1956 के अंतर्गत, दिसंबर 1959 में इसका गठन हुआ था। 21 मार्च 1961 को इसने विधिवत काम करना शुरू कर दिया था। ठीक है, जो 21 मार्च 1961 को इसने विधिवत काम करना शुरू कर दिया और 1 मई, ये सॉरी यहाँ पर मई नहीं है बल्कि मई है, क्या है ये, 1 मई 1982 को यूएनआई ने हिंदी सेवा यूनिवार्ता की शुरुआत की तथा 10 वर्ष बाद 5 जून 1992 को उर्दू सेवा तत्कालीन प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव के द्वारा शुरू की गई थी। ठीक है, यूएनआई ने हिंदी सेवा यूनिवार्ता की शुरुआत की 1982 में और इसके ठीक 10 साल बाद 1992 में उर्दू सेवा भी इसने शुरू कर दी थी।
ठीक है, पहले हिंदी सेवा शुरू की, बाद में उर्दू सेवा भी शुरू कर दी यूनाइटेड न्यूज़ ऑफ इंडिया ने। और पीवी उस टाइम पर जब उर्दू सेवा शुरू हुई थी तो उस टाइम पर प्रधानमंत्री कौन थे? पीवी नरसिम्हा राव थे। ठीक है, 1992 के अंदर यूएनआई ने ही सर्वप्रथम विश्व में उर्दू समाचारों की आपूर्ति की थी। इसका नेटवर्क दिल्ली, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश एवं जम्मू कश्मीर तक फैला हुआ है। ठीक है, तो यूएनआई ने ही सबसे पहले उर्दू समाचारों की आपूर्ति की और इसका जो नेटवर्क है वो देख लेना कहाँ कहाँ पर फैला हुआ है। आगे चलते हैं नेम समाचार नेटवर्क। तो नेम समाचार नेटवर्क जो NNN के नाम से जाना जाता है, NNN इसको बोलते हैं, इसका गठन 2005 में किया गया था। नेम न्यूज़ नेटवर्क यानी कि नॉन अलाइंड मूवमेंट न्यूज़ नेटवर्क इसकी फुल फॉर्म है। नेम की फुल फॉर्म देख लेना यहाँ पर, नॉन अलाइंड मूवमेंट। ठीक है, इसको याद रख लेना। ये मलेशिया की समाचार एजेंसी बरनामा कुआलालंपुर इस नेटवर्क को संभाल रही है। ठीक है, इसका जो गठन है वो 2005 में किया गया था। नेम न्यूज़ नेटवर्क की फुल फॉर्म देख लेना आप यहाँ पर, नॉन अलाइंड मूवमेंट न्यूज़ नेटवर्क। और मलेशिया की जो समाचार एजेंसी है बरनामा कुआलालंपुर इस नेटवर्क को संभाल रही है। NNN के नाम से इसे जाना जा रहा है। ठीक है, NNN गुटनिरपेक्ष समाचार एजेंसी पूल की जगह ली है। NNN ने किसकी जगह ली है? तो गुटनिरपेक्ष समाचार एजेंसी पूल की जगह ले ली है, जिसने गुटनिरपेक्ष देशों के बीच 30 वर्षों तक समाचार विनिमय किया। इस नेटवर्क के तहत 4 अंतर्राष्ट्रीय भाषाओं अंग्रेजी, फ्रेंच, स्पेनिश और अरबी में काम होता है। इसकी भाषाएं भी आप याद रख लेना। चलते हैं आगे, भारतीय प्रेस परिषद। तो भारतीय प्रेस परिषद में क्या है? 16 नवंबर 1966 को इसने विधिवत रूप से कार्य करना शुरू किया। ठीक है, भारतीय प्रेस परिषद ने कब काम करना शुरू किया था? तो 16 नवंबर 1966 को। इसके अध्यक्ष सर्वोच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश होते हैं। इसके जो अध्यक्ष होते हैं भारतीय प्रेस परिषद के, वो सर्वोच्च न्यायालय के कौन होते हैं? सेवानिवृत्त, यानी कि जो रिटायर्ड जज होते हैं सुप्रीम कोर्ट के, उनको इसका अध्यक्ष बनाया जाता है। इस परिषद में कुल 28 सदस्य होते हैं जो विभिन्न क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व करते हैं। ठीक है, भारतीय प्रेस परिषद के 3 सदस्य साहित्य अकादमी, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यानी कि जो UGC है, तथा बार काउंसिल ऑफ इंडिया का प्रतिनिधित्व करते हैं। ठीक है, जो इसमें 3 सदस्य हैं वो कहाँ से होते हैं? तो साहित्य अकादमी से होता है, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का प्रतिनिधित्व करता है तथा बार काउंसिल ऑफ इंडिया का। भारतीय प्रेस परिषद का मुख्यालय नई दिल्ली के अंदर है। राष्ट्रीय प्रेस दिवस, ये भी ध्यान रख लेना, 16 नवंबर को मनाया जाता है हर साल। आगे देखते हैं, जनसंचार के राष्ट्रीय प्रलेखन केंद्र NDCMC। ठीक है, NDCMC के नाम से इसे जाना जाता है। इसकी स्थापना 1976 में की गई थी। इसका प्रमुख कार्य सूचनाओं का संग्रहण एवं डॉक्यूमेंटेशन करना है, ये ध्यान रख लेना। इसका जो मुख्य कार्य वो क्या है? NDCMC का जो मुख्य कार्य NDCMC इस नाम से इसे जाना जाता है। ठीक है, NDCMC का जो मुख्य कार्य है वो क्या है? सूचनाओं का संग्रहण करना और उनका डॉक्यूमेंटेशन करना। भारतीय जनसंचार संस्थान, इसको देख लेते हैं। 17 अगस्त 1965 को यूनेस्को की सहायता से इसकी स्थापना की गई थी। भारतीय जनसंचार जो संस्थान है इसकी स्थापना कब हुई थी? 1965 में, और वो भी यूनेस्को की सहायता से। भारत का प्रमुख मीडिया स्कूल है ये। भारतीय जनसंचार जो संस्थान है ये भारत का प्रमुख मीडिया स्कूल है, जिसे भारत के सूचना और प्रसारण मंत्रालय के द्वारा संचालित किया जाता है। यह एक स्वायत्त शासी संस्थान है। यह संस्थान प्रिंट मीडिया, फोटो पत्रकारिता, रेडियो पत्रकारिता, टेलीविज़न पत्रकारिता, संचार अनुसंधान, विज्ञापन और जनसंपर्क सहित तमाम मीडिया विषयों पर क्या देता है? प्रशिक्षण देता है। ठीक है, अगर किसी को भी ये चीज़ें सीखनी है हमारे आसपास में, लेकिन हमारे क्यों, आप तो कहीं से भी हो सकते हैं, मुझे क्या पता आप कहाँ कहाँ से बिलोंग करते हैं, मुझे ध्यान नहीं रहा। मतलब हमारे यहाँ आसपास में तो ये चीज़ें नहीं सिखा रहा है कोई भी, तो मुझे तो बड़ी खुशी हुई है जान करके। आगे मैं कोशिश करूँगी अगर कोई भी सीखना चाहेगा तो ये प्रिंट मीडिया, फोटो पत्रकारिता, रेडियो पत्रकारिता, टेलीविज़न पत्रकारिता, संचार अनुसंधान, विज्ञापन और जनसंपर्क सहित तमाम मीडिया विषयों पर प्रशिक्षण देता है। इसके द्वारा 1 वर्ष के लिए स्नातकोत्तर डिप्लोमा पाठ्यक्रम भी चलाए जाते हैं, जिनमें हिंदी, अंग्रेजी तथा उड़िया भाषा में
किस भाषा में? उड़िया भाषा में। पत्रकारिता के साथ साथ विज्ञापन में, जनसंपर्क, रेडियो, टीवी, पत्रकारिता एवं फोटो पत्रकारिता के पाठ्यक्रम भी शामिल हैं। ये सब चीज़ों के कोर्स आप करना चाहें तो यहाँ से कर सकते हैं। ब्रॉडकास्ट इंजीनियरिंग कंसल्टेंट्स इंडिया लिमिटेड, इसको बेसिल के नाम से जाना जाता है। शॉर्ट फॉर्म इनकी याद रख लेना, क्वेश्चन जब पेपर में आते हैं तो मोस्टली उनकी शॉर्ट फॉर्म ही पूछी जाती है वहाँ पर, ठीक है। यही मतलब बेसिल का मुख्य कार्य क्या है, बेसिल की स्थापना क्या हुई थी, ऐसे ही आते हैं ज़्यादातर। तो ब्रॉडकास्ट इंजीनियरिंग कंसल्टेंट्स इंडिया लिमिटेड, इसकी स्थापना 24 मार्च 1995 को होती है। वर्तमान में जो बेसिल है, प्रसारण अभियांत्रिकी में एक स्थापित सलाहकार, समेकित प्रणाली और समाधान उपलब्ध कराने वाली एजेंसी है, ठीक है। जो बेसिल है वो क्या है? प्रसारण अभियांत्रिकी में एक स्थापित सलाहकार, समेकित प्रणाली और समाधान उपलब्ध कराने वाली एजेंसी है। इसकी सेवाएं न सिर्फ देश में बल्कि विदेशों में भी प्रदान की जाती हैं, ठीक है। प्रकाशन विभाग, इसको देख लेते हैं। प्रकाशन विभाग राष्ट्रीय महत्व तथा भारत की समृद्ध सांस्कृतिक परंपरा को दर्शाने वाली पुस्तकों तथा पत्रिकाओं का भंडार है। जो प्रकाशन विभाग है ये क्या करता है? राष्ट्रीय महत्व और भारत की समृद्ध जो सांस्कृतिक परंपरा है उसको दर्शाने वाली पुस्तकों का भंडार है। इसका मुख्यालय नई दिल्ली के अंदर है। इसकी विभिन्न क्षेत्रीय इकाइयाँ मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, पटना, लखनऊ, हैदराबाद आदि में फैली हुई हैं, ठीक है। जो प्रकाशन विभाग है ये हिंदी, अंग्रेजी और अन्य प्रमुख भारतीय भाषाओं में सस्ती कीमतों पर पुस्तक प्रकाशित करता है, ठीक है। ये सस्ती कीमतों पर देता है, लेकिन बाकी के जो बीच वाले लोग हैं वो महंगे बेच देते हैं, है ना। यही चल रहा है आजकल। जो बुक्स हैं, बल्कि मैं तो कहती हूँ जो धार्मिक बुक हैं, रामायण, गीता, वेद, पुराण, मैंने अभी कोशिश की थी कि मैं उनको ख़रीद लूँ, लेकिन पता है इतना उनका रेट महंगा है, पता नहीं क्यों ये लोग उनको तो कम से कम सस्ती दें ताकि लोग ज़्यादा से ज़्यादा उनको पढ़ सकें और अपने धर्म के बारे में जान सकें। लेकिन नहीं, यहाँ तो सब कुछ सबको धंधा करना है हर चीज़ में। तो अन्य प्रमुख भारतीय भाषाओं की सस्ती कीमतों पर ही पुस्तक प्रकाशित करता है। यह कला, इतिहास, संस्कृति, विज्ञान और तकनीक, प्रसिद्ध लोगों की जीवनी, प्रदेश और निवासी पर आधारित पुस्तकों सहित बाल साहित्य, गांधी साहित्य, वार्षिक संदर्भ ग्रंथ, भारत और इंडिया का प्रकाशन भी करता है। तो ये प्रकाशन विभाग का काम है। सिनेमा से जुड़ी संस्थाएं, थोड़ा सा इनके बारे में देख लेते हैं। सिनेमा से जो जुड़ी हुई हैं, राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम 1975 में मुंबई में इसकी स्थापना की गई थी, केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के अधीन, ठीक है। केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय जिसको हम ऊपर पढ़ चुके हैं उसके बारे में, ठीक है। तो इसके अधीन इसकी स्थापना कर दी है इसने 1975 में, मुंबई में ही इसकी स्थापना कर दी थी। राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम पूर्ण रूप से सरकारी स्वामित्व वाली संस्था है, इस पर मतलब सरकार का नियंत्रण है, जिसका मुख्य कार्य भारतीय फिल्म उद्योग के संगठित, सक्षम और एकीकृत विकास के लिए योजना बनाना और उसे प्रोत्साहित करना है, ठीक है। इसका मुख्य कार्य क्या क्या है? भारतीय फिल्म उद्योग के संगठित, सक्षम और एकीकृत विकास के लिए योजना बनाना और उनको प्रोत्साहित करना। इसके मुख्य कार्य हैं फिल्मों को वित्त प्रदान करना, प्रकाशन करना और उनका वितरण करना, ठीक है। ये भी इसका मुख्य कार्य है। इसका मुख्यालय मुंबई में है। इस निगम के माध्यम से फिल्मों को अलग अलग भारतीय भाषाओं में प्रकाशित किया जाता है। राष्ट्रीय फिल्म अभिलेखागार, तो ये क्या है? फरवरी 1964 में इसका गठन किया गया था। इस मुख्यालय इसका पुणे के अंदर है। कहाँ पर है? पुणे, महाराष्ट्र के अंदर है इसका मुख्यालय। यह एक सांस्कृतिक और अनुसंधान संगठन है जिसका प्रमुख कार्य है भारतीय सिनेमा की विरासत को कायम रखना और उसे संरक्षण देना है, ठीक है। अब इनको ये पूछो कि भारतीय जो विरासत है क्या उसका संरक्षण अब हो रहा है कहीं भी, है ना? किसी को भी देख लो नंगा घूम रहा है। यह संस्था देश में फिल्म संस्कृति के संप्रेषण केंद्र के रूप में भी काम करती है, ठीक है। तो ये जो संस्था है राष्ट्रीय फिल्म अभिलेखागार, वो फिल्म संस्कृति के संप्रेषण केंद्र के रूप में भी कार्य करती है। मतलब भारतीय संस्कृति को तो कहीं बढ़ावा देता नहीं मिल रहा कोई भी, लेकिन आप पाश्चात्य संस्कृति को जरूर बढ़ावा मिल रहा है इस देश में दिन पे दिन। भारतीय फिल्म और टेलीविज़न संस्थान वर्ष 1960 में भारत सरकार के सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के अधीन एक स्वायत्त शासकीय संस्था के रूप में इसकी स्थापना की गई थी। शिक्षा परिषद के द्वारा संस्थान की शैक्षिक नीतियां और योजनाएं तैयार की जाती हैं एवं संस्थान अभिनय में 2 वर्षीय स्नातकोत्तर डिप्लोमा का पाठ्यक्रम, कला निर्देशन और निर्माण डिजाइन में 2 वर्षीय स्नातकोत्तर
पाठ्यक्रम और 1 वर्षीय स्नातकोत्तर प्रमाण पत्र पाठ्यक्रम संचालित करता है। आगे हमारा सत्यजीत रे फिल्म एवं टेलीविज़न। तो ये जो सत्यजीत रे फिल्म एवं टेलीविज़न है, ये संस्थान है, एक संस्थान कोलकाता पश्चिम बंगाल में एक चलचित्र संस्थान है। 1995 में इस संस्थान को भारत सरकार ने सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के प्रशासकीय नियंत्रण में एक स्वायत्त शासी संस्थान के रूप में शामिल किया है। ठीक है, ये संस्थान निर्देशन और पटकथा लेखन के लिए सिनेमेटोग्राफी, संपादन और ऑडियोग्राफी में 3 वर्षीय स्नातकोत्तर डिप्लोमा पाठ्यक्रम संचालित करता है। अगर किसी को पटकथा लेखन सीखना है, सिनेमेटोग्राफी सीखनी है, संपादन करना सीखना है, ऑडियोग्राफी सीखनी है, तो आप यहाँ से डिप्लोमा ले सकते हैं। ठीक है, बहुत अच्छी बात है ये। तो आज हमारी जो संप्रेषण की थ्योरी है वो कंप्लीट हो चुकी है। इतनी मेहनत आपके लिए कर रही हूँ, मतलब बोलते बोलते मेरा तो मुंह दुख जाता है, इतना बोलने की आदत नहीं है इतनी लंबे समय तक। तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब भाई ज़रूर कर लेना। आपको बिल्कुल मतलब आपकी ना पढ़ाई की कसम है, आप ज़रूर सब्सक्राइब करके जाएंगे और लाइक करके जाएंगे।